निल्सन मॉडल को हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो निल्सन मॉडल जो पहला डिफॉर्म्ड मॉडल था, पहले हमने जितने भी शेल मॉडल कंसिडर किए हुए हैं, ऑल दोज कंटेन स्फेरिकल पोटेंशियल। तो जितने भी हमने पोटेंशियल इंक्लूड किए थे, कोई भी डिफॉर्म्ड नहीं था। तो जो फर्स्ट डिफॉर्म्ड पोटेंशियल इंक्लूड किया गया था टू टेक केयर ऑफ द डिफॉर्म्ड शेप ऑफ न्यूक्लियस, तो दैट वाज डेवलप्ड बाय निल्सन। एंड जो निल्सन की ब्यूटी ये है कि उन्होंने काफी छोटी उम्र में ये काम कर लिया था, एंड इट वाज हिज पीएचडी वर्क। तो जब वो पीएचडी कर रहे थे, उनकी पीएचडी की प्रॉब्लम ही यही थी। सो ड्यूरिंग पीएचडी ही वाज असाइंड द वर्क so as to take care of the deformation in the spherical shell model। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड spherical shell model। तो spherical shell model में जब आप डिफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं, जो पोटेंशियल है आप उसको डिफॉर्म करते हैं, देन इट इज कॉल्ड निल्सन पोटेंशियल एंड द मॉडल इज कॉल्ड निल्सन मॉडल। ठीक है जी। सो वन ऑफ हिज मोस्ट सक्सेसफुल थ्योरेटिकल मॉडल्स ऑफ द एटम्स एवर डेवलप्ड। तो जब वो पीएचडी कर रहे थे, ही बिकेम फेमस एट दैट टाइम। तो जब उनकी जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सॉल्व करके उसको रिप्रोड्यूस किया था रिजल्ट्स को, एंड दीज वर शोन टू वेरियस साइंटिस्ट एंड दोज वर फैसिनेटिंग। तो काफी फेमस हो गए थे एट दैट टाइम। ठीक है जी। ओके। सो मैन बिहाइंड द मॉडल, तो जो स्वेन कोस्टा नेल्सन है, ही वाज बोर्न इन 1927। थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री में बता देता हूँ आपको, एक मिनट। हाँ जी बेटा, मैं इस पीपीटी को आपके क्लासरूम में अपलोड जरूर कर दूंगा बेटा। सो जो आपके निल्सन मॉडल है, उन्होंने 1927 में डाला हुआ था। 1927 में बनाया था, सॉरी 1927 का तो उनका बर्थ है। सो आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम हिज स्कूल, उन्होंने जगह का नाम भी दे रखा है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज स्टडीज ही स्पेंट ईयर इन यूएसए वेयर ही ऑब्टेन्ड ए बीए। तो उन्होंने जो ही वाज फ्रॉम द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, उनका मन नहीं लगा और उन्होंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। सो ही जॉइंड द पीएचडी। तो उनका मन नहीं लगा था इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं चूज की उन्होंने। उसके बाद कोर फिजिक्स में आ गए थे, इसको कोर फिजिक्स बोलते हैं जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं। So Nelson was very successful in his studies, but the career as engineer did not appeal to him, but so he changed his डायरेक्शन। सो उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अगर आप सो ही इज एग्जांपल कि अगर आपका मन नहीं लगता किसी सब्जेक्ट में, तो वो सब्जेक्ट मत करिए, चूज अ डिफरेंट जो आप जिसमें आपका मन लगता है। तो वही कैरियर चूज करना जो आपकी जिसमें आपका मन लगे, जिसमें आप खुशी से काम कर सको। ठीक है। सो एट दैट टाइम तो सबसे पहले बात के स्फेरिकल शेल मॉडल की हम बात कर रहे थे, स्फेरिकल न्यूक्लियस की बात कर रहे थे। तो किसी ने भी सोचा नहीं था कि ये वाला पॉसिबल हो सकेगा, बिकॉज एट दैट टाइम जब वो नेल्सन मॉडल आया था, कंप्यूटेशन फिजिक्स बहुत मुश्किल थी, बिकॉज कंप्यूटर इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। कंप्यूटेशन करके एनर्जी लेवल निकालना मुश्किल था, लेकिन ही मैनेज टू डू दैट। So experiments had indicated that nuclei far from those with the magic number are easily deformed। तो लोगों को ये पता तो चल ही गया था कि अगर आप मैजिक नंबर से दूर जाओगे तो आपके पास डिफाउंड शेप तो आएगी आएगी। ये आपके पास दिया हुआ है बेटा, इसमें दे रखा है कि आपके पास जो स्फेरिकल शेल होगा, स्फेरिकल न्यूक्लियस होगा, वो ऐसा दिखेगा। ऑब्लेट शेप ऐसी होगी, प्रोलेट शेप ऐसी होगी, हेक्साडेकापोल, वो शेप्स अलग होगी। तो इन्होंने टर्मिनोलॉजी दे रखी है। सो मैनी ऑफ देयर कलीग्स shook their head in disbelief when they heard of the attempts of the researchers to combine individual orbits the collective behavior in the atomic model। तो जहाँ उनके बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो कोई बोल रहा था स्फेरिकल है, कोई बोल रहा था नॉन स्फेरिकल है, या उनको कलेक्टिव बिहेवियर शेल मॉडल दोनों को क्लब करना या मुश्किल है। तो जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं, तो आपको हमेशा ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चाहे इलन मस्क को ले लीजिए, जेफ बेजोस को ले लीजिए, या कोई भी जो एंटरप्रेन्योर है, या किसी को भी ले लीजिए, कोई भी साइंटिस्ट पकड़ लीजिए, जो सबसे पहले आइंस्टाइन को भी डिसबिलीफ का सामना करना पड़ा था। लोग उनसे सहमत नहीं थे एट दैट टाइम। ठीक है जी। सो नेल्सन ने क्या किया था, ही इंट्रोड्यूस डेफॉर्मेशन इनटू द मॉडल। तो मैं डिस्कस भी करूंगा, हमने पहले भी कर रखा है। जो नेल्सन है, नेल्सन टास्क एज ए पीएचडी स्टूडेंट, तो उन्होंने पीएचडी में यह काम किया था, वाज टू डेवलप ए मॉडल फॉर द मोशन ऑफ न्यूक्लियस इन ए डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस। It was not a traditional PhD। He was faced with a challenge। तो उनको चैलेंज दिया गया था इस काम के लिए। ये ऐसी ट्रेडिशनल पीएचडी होती है जिसमें आपके पास ऑन गोइंग प्रोसेस है, पता होता है कि ये काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ही वाज फेसिंग ए डिफिकल्टी।
उनको चैलेंज मिला था। इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एनर्जी लेवल्स इन ए स्फेरिकल न्यूक्लियस इन ए सिंपल वे ही स्टार्टेड विद ए हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल लिया जो एट दैट टाइम अवेलेबल था। एट दैट टाइम वुड सेक्शन के साथ आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे, मैंने पहले भी बताया कि अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते थे उस वजह से आपको स्फेरिकल वुड सेक्शन पोटेंशियल आप इंक्लूड नहीं कर पाएंगे अपने सिस्टम में। सो अगर आपके पास कंप्यूटेशनल टेक्निक्स नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डाली फ्रॉम द शेल मॉडल एंड एन एल स्क्वायर टर्म भी उन्होंने इंक्लूड की थी। So when he was able to generalize this potential to non-spherical nuclei by introducing oscillations with respect to different frequencies in different directions, तो उन्होंने क्या किया, ऑसिलेटर को ही जो पोटेंशियल है पोटेंशियल को ही डिफॉर्म कर दिया। ठीक है, सो पोटेंशियल को जब उन्होंने डिफॉर्म किया तो क्या हो गया, अब उन्होंने क्या किया, जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसीज है एक्स एंड वाई एक्सिस में उनको सेम रख लिया एंड जो जेड एक्सिस की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है उसको डिफरेंट कर दिया। सो जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो गई एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप उन्होंने, इसका मतलब क्या होगा, जो पोटेंशियल हो गया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, जो पोटेंशियल है उसको डिफॉर्म कर दिया। तो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ बेटा, यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल होता है, स्फेरिकल पोटेंशियल क्या है, इसके केस में आपके पाज पोटेंशियल क्या आएगा, v इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्केयर आर स्केयर के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, एक्स स्केयर वाई स्केयर एंड जेड स्केयर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड आएंगे। सो इट इज आई इज इक्वल टू 1 2 3 ओमेगा स्केयर एंड एक्स स्केयर के रिगार्डिंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स आई इक्वल टू 1 के लिए एक्स हो जाएगा, वाई स्केयर हो जाएगा, वाई ओमेगा 2 स्केयर ओमेगा 3 स्केयर एंड समथिंग लाइक दैट, ये आपके पास जेड हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आपके पास पोटेंशियल होता है, ये हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऐसी शेप आती है इसकी, तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास निल्सन है, निल्सन ने इसको क्या किया कि ऑटोमेटिकली इसको डिफॉर्म कर दिया। डिफॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास ये वाला पोटेंशियल जो है आपके पास डिफॉर्म्ड एनर्जी लेवल्स देगा इन एडिशन टू दी मैजिक नंबर्स दैट आर प्रेजेंट। जो हमारे पास मैजिक नंबर होते हैं 2 8 20 28 एंड उसके बाद क्या होता है हमारे पास 50 हो गया, उसके बाद 82 हो गया, 82 के बाद 126 हो गए। तो ये जितने भी हमारे पास मैजिक नंबर्स हैं इनके एडिशन में भी हमारे पास डिफॉर्म्ड मैजिक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड डिफॉर्म्ड मैजिक नंबर्स। सो इनके में जो मॉडल था नेल्सन मॉडल, इट वाज एबल टू एक्सप्लेन दी डिफॉर्म्ड मैजिक नंबर्स, जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं। तो ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है लेकिन जितना हो सकेगा हम करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे उन्होंने जो अपना फेमस जो अपने रिसर्च पेपर है उसको शो किया हुआ है। सो दिस इज अ रिसर्च पेपर। सो जो बाइंडिंग एनर्जीज बाइंडिंग स्टेट्स कैलकुलेट की हुई हैं, जो आपके पास नेल्सन ऑर्बिटल्स हैं उन्होंने कैलकुलेट किया। इसको नेल्सन ऑर्बिटल बोला जाता है, नेल्सन एनर्जी लेवल्स। सो स्टीव स्वेन कोस्टा नेल्सन जो है प्रेजेंटेड हिज रिजल्ट इन हिज पीएचडी थीसिस बाइंडिंग स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स इन स्ट्रांगली डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई। तो ये उनके थीसिस का टाइटल है 1955 में। and his work quickly became internationally recognized and remains a classical work in the field। तो उनकी बहुत सराहना हुई थी, उनको बहुत प्रेज किया गया था इस काम के लिए। तो he was the limelight at that time। ठीक है बेटा, सो जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आपको कुछ, he was a best seller at that time। ठीक है, तो बेस्ट सेलर का भी है उनके पास। सो लोगों ने उनके काम को अप्रिशिएट किया था। ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स मेनली स्विन गोस्टा निल्सन मेनली टुगेदर विद बेन मोटेल्सन। तो बोहर एंड मोटेल्सन ने भी इनके साथ काम किया। इन्होंने क्या किया, जो उनका थ्योरेटिकल मॉडल है उसको उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया, बिकॉज एट दैट टाइम एक्सपेरिमेंट्स वर बीइंग परफॉर्म्ड, क्योंकि 1950s है तो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। तो एट दैट टाइम एक्सपेरिमेंट्स भी परफॉर्म हो रहे थे, उन्होंने अपना मॉडल भी डिवाइस कर लिया एंड ही वाज एबल टू कन्विंस द ऑर्गेनाइजेशन और पीपल दैट द रिजल्ट्स आर वेरी मच एग्रीमेंट। तो उनके पास बात क्या है, when the agreement with the observation was not good, it was found that there was experimental error in the results। मतलब जब मोस्टली उनके थ्योरेटिकल एज वेल एज, अगर आप थ्योरेटिकल रिजल्ट्स प्रेडिक्ट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, एनर्जी लेवल्स आएंगे। सेम आपके पास क्या आएगा, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसके बीच में भी आपके पास एनर्जी लेवल्स पता लगेंगे। एंड देयर वाज फाउंड टू बी ए गुड एग्रीमेंट बिटवीन दी थ्योरेटिकल प्रेडिक्शंस एज वेल एज एक्सपेरिमेंटल डाटा। जब कुछ प्रॉब्लम आती थी कि आपकी थ्योरी जो है कुछ और प्रिडिक्ट करती थी एंड एक्सपेरिमेंट जो है कुछ और दिखाता था, तो मोस्टली क्या होता था कि आपके पास एक्सपेरिमेंट में एरर होती थी, मतलब आपने एक्सपेरिमेंट ही गलत तरीके से परफॉर्म किया जाता था।
किया हुआ था या कोई और तरह की एरर आपके एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व थी। तो मोस्टली क्या हुआ कि निल्सन के जो पोटेंशियल था, निल्सन ने जो मॉडल दिया था, इट वाज फाउंड टू बी वेरी मच एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर्स। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट को भी वो चैलेंज कर लेता था कि एटलीस्ट आपने कहीं कहीं ना कहीं कोई गलती की हुई है। सो ही वाज दैट मच एक्यूरेट एट दैट टाइम। सो निल्सन मॉडल ऑफ न्यूक्लियाई, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये तो थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो निल्सन मॉडल ऑफ न्यूक्लियाई गिवन बाय निल्सन इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट पार्टिकल स्फेरिकल शेल मॉडल। तो जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, दैट इज स्फेरिकल शेल मॉडल। तो स्फेरिकल शेल मॉडल को जनरलाइज किया गया है टेकिंग इनटू अकाउंट द डिफॉर्मेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे हमने डिफॉर्मेशन को टेक इनटू केयर किया है। So in this model, valence single particles are assumed to exhibit rapid motion around the stationary core। तो यहाँ पे हमारे पास जो कोर है उसके अराउंड जो है, जो वैलेंस न्यूक्लियन है, वो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं बेटा। ठीक है बेटा, तो ऐसे ऐसे आपके पास जो कोर के अराउंड वैलेंस न्यूक्लियन घूमेंगे, उन्होंने मान के चले थे। द डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट हैमिल्टोनियन फॉर नेल्सन मॉडल कंप्राइजेस एक्चुअली सिमेट्रिक एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल एंड इज गिवन बाय। तो ये आपके जो फोर्थ यूनिट का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो वहां पे लिखा हुआ है एन हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। एन हार्मोनिक क्या होता है? जिसमें आपके पास सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट करेगी अलोंग दी एक्स एक्सिस, तीनों एक्सिस अलग अलग हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा वाई, ओमेगा एक्स एंड ओमेगा जेड तीनों अलग अलग हो जाती है। इसको इसको हम बोलते हैं एनहार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम इस टर्म को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट जो हैमिल्टोनियन नेल्सन ने लिखा था, इसकी एनर्जी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट की गई थी एंड दोज वर फाउंड टू बी इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो इसके साथ जो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग है एंड ये एल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दी हार्मोनिक ऑसिलेटर क्वांटम नंबर, तो ये वाला फैक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में बेटा कवर किया हुआ है। इसको कैसे लिया गया है और क्यों इसको ऐसे इंक्लूड किया गया है, ये करेक्शन फैक्टर क्यों ऐड किया गया है, इस सारे का सारा फैक्टर मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ये स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ भी आप चेक कर सकते हैं, जो एप्सिलॉन 4 से आती है। ठीक है जी। सो वेयर एल डॉट एस टर्म अकाउंट्स फॉर द स्पिन ऑर्बिट फोर्स, तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जो है उसको टेक केयर किया जाता है। ये सेकंड टर्म जो है फ्लैटनिंग ऑफ द न्यूक्लियर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर पोटेंशियल जो है उसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं वुड सेक्सर पोटेंशियल के साथ, सो दैट इट कैन गिव अस इक्वल रिजल्ट्स एज गिवन बाय द वुड सेक्शन, बिकॉज एट दैट टाइम वुड सेक्शन पोटेंशियल जो है वो न्यूमेरिकल रिजल्ट देता है, उसको हमें इटरेट करना पड़ता है रादर देन आप सिंपल वैल्यू नहीं निकाल सकते, इटरेशन से निकालते हैं, वो हम कंप्यूटर कोड से ही कर सकते थे। 1950s में ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह अवेलेबल नहीं थी, इतने टूल्स अवेलेबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने रादर देन गोइंग फॉर द वुड सेक्शन वो एनहार्मोनिक ऑसिलेटर को लेके आए थे। सो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसीज आर रिटन इन टर्म्स ऑफ द ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसीज। तो ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी जो है इनको जनरलाइज किया गया है इन टर्म्स ऑफ ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी, दैट इज ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे ओमेगा नॉट क्यूब हो गया, उसके ओमेगा नॉट रेज टू पावर 6 हो जाता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो ओमेगा नॉट रेज टू पावर 6 इट इज इक्वल टू ओमेगा एक्स स्क्वायर, ओमेगा वाई स्क्वायर एंड ओमेगा जेड स्क्वायर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपके पास आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या है कि ओमेगा एक्स स्क्वायर एंड ओमेगा वाई स्क्वायर जो है इसको हम इक्वल मान लेते हैं एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इसका डिफॉर्मेशन पैरामीटर के कॉरेस्पॉन्डिंग, एप्सिलॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग, इसको कोई डेल्टा लिखता है, कोई एप्सिलॉन के साथ लिखता है। तो हर एक बुक के हिसाब से आपकी नोटेशन अलग अलग रहेगी। रॉय एंड निगम के इसमें इस बुक को इस एप्सिलॉन को डेल्टा के साथ लिखा गया, मैं वो भी आपको बताऊंगा। जो ओमेगा जेड है उसमें इस स्पेक्टर को इस फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, जो रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है वो डिफरेंट हो जाती है। सो ओमेगा एक्स एंड ओमेगा वाई आर इक्वल एंड वेयर एज ओमेगा जेड जो है वो दैट इज डिफरेंट, इसीलिए ये एनहार्मोनिक ऑसिलेटर हो जाता है। सो इन दिस मॉडल प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है आर नॉट गुड क्वांटम नंबर। यहाँ पे हमारे पास एन एंड एल गुड क्वांटम नंबर नहीं रहेंगे, इनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं रहेगी। तो कैपिटल एन यहाँ पे गुड क्वांटम नंबर रहेगा रादर देन स्मॉल एन। नेल्सन सॉरी जो नेल्सन ऑर्बिटल है दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय असिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर्स। जो नेल्सन ऑर्बिटल है इसमें आर कैरेक्टराइज्ड बाय गुड अप्रोक्सीमेट क्वांटम नंबर्स, जिसको बोलते हैं असिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर्स। ओमेगा रेज़ टू पावर n पाई यहाँ पे पैरिटी हो जाएगा एंड जो नेल्सन ऑर्बिटल है उसको हम ओमेगा के साथ डिनोट करते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1131 जैसे आप मिलर इंडिसेस लिखते हैं, सिमिलरली यहाँ पे आप इसके नंबर लिखेंगे। कैपिटल एन आपका ऑसिलेटर क्वांटम नंबर हो जाएगा, एन जेड जो है आपका सिंपल क्वांटम नंबर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, उसको भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैपिटल लैम्डा जो है उसको भी हम यहाँ पे प्रोजेक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग चेक कर सकते हैं।
ठीक है जी, ओमेगा इज द प्रोजेक्शन ऑफ सिंगल पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिमेट्री एक्सिस। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे फैक्टर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं। मेन चीज ये है कि आपकी जो नेल्सन ऑर्बिटल है वो इस फैक्टर के साथ सेट जस्टिफाई होती है, इस फैक्टर के साथ आप उनको डिनोट करते हैं। जैसे किसी भी प्लेन है, प्लेन के एक मिलर इंडिसेस लिखे जाते हैं, सिमिलरली आपके ऑर्बिट नेल्सन ऑर्बिटल है, उसको उसके जो इंडिसेस रहेंगे वो ये वाले रहेंगे। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास सामने आपके फिगर दे रखी है। डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस है, डिफॉर्म्ड कोर है, उसके अराउंड जब न्यूक्लियस घूमेगा, न्यूक्लियस के अराउंड अगर अगर आपके पास वैलेंस न्यूक्लियन घूमेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास उसकी प्रोजेक्शन भी बनेगी। ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया एल, ये आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया एस, इनका टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज जे। सो जे इज इक्वल टू एल डॉट एस। ये कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे आपके पास ग्राफ बना हुआ है, दिस इज एल, दिस इज एस। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास नेट क्या आ जाएगा, दिस इज जे। ठीक है बेटा। सो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या बनेगा, तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, ये अब आपके पास बैलेंस न्यूक्लियन हो गया, इसको जे वी लिख देते हैं। तो आपके पास अगर आपके पास कोर ऐसी है, कोर के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम आर है, तो इनको आप सम करके क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज कैपिटल आई के रिगार्डिंग आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो दिस द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ द asymptotic Nelson quantum number. The valence nucleon is given in the single particle orbit k at an inclination theta to the prolate deformation. उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपका पार्टिकल है, जो आपकी पार्टिकल की ऑर्बिट ये वाली है बेटा, दिस इज योर पार्टिकल ऑर्बिट। तो आपका जो वैलेंस न्यूक्लियन है इस ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ये वाली आपकी ऑर्बिट होगी। तो लाइट थोड़ा लाइट है लेकिन आपको दिख जाएगा। तो ये आपका पार्टिकल इस ऑर्बिट में घूम रहा है, सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, ये आपकी डिफॉर्म्ड कोर है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आई है वो यहाँ पे जस्टिफाई किया गया है। एंड जो आपका कोर एंगुलर मोमेंटम है, जिस कोर के अराउंड आपका न्यूक्लियस घूम रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम आर के साथ डिनोट किया गया है। एंड जो टोटल एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, ये अगर आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम ये है वाला है, एंड ये आपकी सिमेट्री एक्सिस है, अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम के कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी जो प्रोजेक्शन है ऑन दी सिमेट्री एक्सिस, उसको हम बोलते हैं ओमेगा। ठीक है जी, कैपिटल ओमेगा बोला जाता है। एक ओमेगा ये वाला होता है, एक कैपिटल ओमेगा होता है। ठीक है जी। सो कैपिटल ओमेगा को हम यहाँ पे टोटल प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन द सिमेट्री एक्सिस को हम इस क्वांटम नंबर के साथ डिनोट करते हैं। ये आपके नेल्सन ऑर्बिटल को जस्टिफाई करता है। ठीक है जी। सो कोई कई बार इसको हम सिग्मा के साथ भी लिखते हैं बेटा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ इसको सिग्मा के साथ लिखा जाता है। एंड एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम लैम्डा के साथ लिखते हैं, उसकी जो प्रोजेक्शन है। ठीक है जी, अगर आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसकी प्रोजेक्शन क्या लिखेंगे, उसको हम कैपिटल लैम्डा के साथ लिखते हैं। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम है उसकी जो प्रोजेक्शन है उसको हम सिग्मा के साथ लिखते हैं। टोटल एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको ओमेगा के साथ लिखा जाता है। तो लैम्डा प्लस सिग्मा इज इक्वल टू ओमेगा। तो किसी बुक में लैम्डा के साथ रिप्रेजेंटेशन है, किसी में सिग्मा के साथ रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक्चुअल में जो अब अभी हम यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स वाले, उसको हम कैपिटल ओमेगा रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ठीक है, जो बिकॉज जो रॉय एंड निगम की बुक है काफी प्रेटी ओल्ड बुक है, 1950s की 1960 के रिगार्डिंग दी हुई है। काफी ओल्ड बुक है, इस वजह से उनको जो उन्होंने जो नोटेशन यूज की थी वही चल रही है। सो ओमेगा क्वांटम नंबर डिफाइंस द ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल विद द डिफॉर्म्ड कोर। तो मैंने अभी बताया कि प्रोजेक्शन ऑफ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑन टू द सिमेट्री एक्सिस को हम यहाँ पे कैपिटल ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल। जो वैलेंस न्यूक्लियन है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, देख सकते हैं आप, अगर आपकी ऑर्बिटल ऐसी है तो एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगा, ऊपर अपर एंड पे होगा। अगर आपकी ऑर्बिटल ऐसी है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसा आएगा। अगर आपकी ऑर्बिटल इस तरह की है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऐसे आ जाएगा। ठीक है जी। सो आपका एंगुलर मोमेंटम जो है उसको जो वैलेंस न्यूक्लियन है उसका एंगुलर मोमेंटम कोर के साथ क्या कैसे कपल कर रहा है, दैट इज गिवन बाय ओमेगा। तो ओमेगा जो है कपलर का काम करता है, उस क्वांटम नंबर को डिफाइन करता है। सिंस पोटेंशियल इज अट्रैक्टिव, लार्ज ओवरलैप रिजल्ट्स इन एनर्जी गेन एंड स्मॉल ओवरलैप रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ द स्टेट एनर्जी एंड स्मॉल ओवरलैप रिजल्ट्स इन इंक्रीज्ड एनर्जी। मतलब अगर जो वैलेंस न्यूक्लियन है वो आपकी जो कोर है, कोर के साथ अच्छी ओवरलैपिंग करता है तो आपकी स्टेट की एनर्जी लो हो जाएगी। अगर आपके पास ओवरलैप कम होता है तो उस केस में ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जिसमें आपके एनर्जी लेवल लोअर होंगे उस केस में आपके पास ओवरलैपिंग अच्छी होगी, जो वैलेंस न्यूक्लियन है वो कोर से बंधा रहेगा। अगर आपके वैलेंस न्यूक्लियन बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो एनर्जी लेवल ऐसे आएंगे। ठीक है जी। तो ऐसी पिक्चर आपको देखने के लिए मिलेगी। सो एनर्जी स्प्लिटिंग कैसे रहेगी,
जो क्वांटम नंबर जो ओमेगा भी हमने डिफाइन किया है, उसके बाद हमारे पास पैरिटी ऑफ न्यूक्लियर स्टेट जो होती है वो -1 के साथ हम डिनोट करते हैं। सो asymptotic numbers are the approximately good quantum numbers for the small deformation। जो बात ये है कि बेटा इसमें स्मॉल डिफॉर्मेशन को टेक केयर कर सकते हैं। 0.1, -0.1 एंड -0.1 ये ओब्लेट शेप के लिए है, ये प्रोलेट शेप के लिए है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो प्रोलेट शेप के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास डेफॉर्मेशन पॉजिटिव हो जाएगी। नेगेटिव डेफॉर्मेशन तब जब होगी तो उसको ओब्लेट शेप के रिगार्डिंग लिखा जाएगा। So asymptotic numbers are approximate good quantum numbers for the small deformation, and the breaking of the spherical symmetry leads to splitting of 2j plus 1 degenerate shells into two-fold degeneracy, that is 2j plus 1 divided by 2 का states called the Nelson orbital। तो जब आप degeneracy को break करेंगे उस केस में आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे टू फोल्ड degeneracy एग्जिस्ट करेगी। एक आपके पास प्रोलेट शेप के लिए होगी, एक आपके पास ऑब्लेट शेप के लिए होगी, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास ओमेगा जो होगा इट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू +-5/2। तो आपके पास दो तरह की स्टेट्स हो जाएंगे डीजनरेसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, जैसे आपके पास होता है कि 5/2 से लेके -5/2 तक जाना है तो आपके पास प्लस भी एग्जिस्ट करेगा, माइनस भी एग्जिस्ट करेगा। सो 3/2 एंड 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन, आपके पास ऐसा चलता जाएगा। So for prolate deformation, levels with lower values are shifted downwards, whereas for the oblate deformation, the levels are shifted upwards। तो इसको हमें आप चेक कर सकते हैं। अगर जो वैल्यूज होंगी वो लोअर वैल्यूज जो होंगी वो नीचे आएंगी, जो हायर वैल्यूज होंगी वो ऊपर जाएंगी। लेकिन ऑब्लेट केस में उल्टा हो जाएगा, जो हायर वैल्यू वो नीचे है, जो लोअर वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी। तो इस चीज को आप हमेशा माइंड में रखिएगा। इसी हिसाब से नेल्सन ऑर्बिटल जस्टिफाई होगी। अगर ये वाली फिगर क्लियर है तो आप कंप्लीट पिक्चर जो है नेल्सन मॉडल की आप समझ सकेंगे। तो ये नेल्सन मॉडल के में आपके पास ऑर्बिटल नेल्सन ऑर्बिटल्स दे रखे हैं बेटा। यहाँ पे देखिए इनके मॉडल ऐसे नंबर दे रखे हैं 3 to 1, जो एन कैपिटल एन एन जेड एंड कैपिटल लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे फैक्टर दिए गए। स्केयर ब्रेसिस होती हैं रादर देन करली। तो नेल्सन डायग्राम के सिंपल आपने दे रखे हैं बेटा। इनके जो ऑर्बिटल दे रखे हैं ये आप चेक कर सकते हैं, एन एल एंड जे। यहाँ पे जो लिखे होंगे दिस इज आर एन एल एंड जे ऐसा लिखा रहेगा। ठीक है जी। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मेगा है उसके रेज़ टू पावर जो लिखा होगा वो पैरिटी होगी। तो ये देखिए बेटा, जो मेगा है इसकी प्रोजेक्शन नंबर क्या है 7/2 एंड पैरिटी होगी नेगेटिव। ये चीज हमेशा याद रखिए कि अगर जो भी डॉटेड लाइन होगी, डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव पैरिटी को। जो भी सॉलिड लाइन होगी, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स पॉजिटिव पैरिटी। जैसे यहाँ पे डी है, डी के कॉरेस्पॉन्डिंग एल क्या हो गया बेटा, इट इज इक्वल टू 2, एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -1/2 पैरिटी क्या होगी पॉजिटिव, तो लाइन क्या होगी सॉलिड। अगर आपके पास डॉटेड लाइन आ गई तो एल क्या हो गया बेटा, एफ के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 -1/3 हो गया, तो लाइन क्या आएगी डॉटेड आएगी। तो 1f 7/2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएंगे, आपके पास सारे के सारे लेवल एग्जिस्ट करेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट। तो -7/2 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग -5/2 -3/2 -1/2, ये सारे के सारे लेवल आपके पास एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है जी। तो ऐसी को आपके पास हाई जे इंट्रूडर कौन सा होगा, अगर जैसे ये इनकी जो एनर्जी है वो ऐसे आपके पास ऐसे लेवल कभी नहीं आते। जैसे डिफॉर्मेशन चेंज करेगी आपके एनर्जी लेवल ऐसे नहीं रहेंगे, रादर देन कोई ऐसा आ जाएगा कोई ऐसा बन जाएगा। डिपेंडिंग ऑन दी ऑर्बिटल आपके जो एनर्जी लेवल है वो डिफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगी, जो ग्राउंड एक्स एक्सिस है वो डिफॉर्मेशन को डिनोट करती है, दैट इज β2। जो राइट हैंड साइड है जो वाई एक्सिस है उस पर एनर्जी दे रखी है। ठीक है जी। ज्यादा ऊपर जाएंगे तो एनर्जी ज्यादा ऑर्बिटल पे जाएंगे, जैसे 1d हो गया 2s हो गया तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। एंड राइट हैंड पे जाएंगे, जहाँ लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो डेफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। तो राइट हैंड पे आपके पास प्रोलेट है, लेफ्ट साइड पे आपके पास ऑब्लेट डेफॉर्मेशन हो गई। तो ये सारी की सारी बेटा क्रॉसिंग है। ये अब इसको लेवल क्रॉसिंग को क्रॉसिंग बोला जाता है। ये आपके पास रियल क्रॉसिंग ने शो किया हुआ है। असिम्प्टोटिक लेवल दिखाया हुआ है बेटा, कैपिटल एन स्मॉल एन जेड एंड कैपिटल लैम्डा के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाले लेवल आपने जस्टिफाई किए हुए। ठीक है बेटा। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये मैंने 100 मास रीजन से ली हुई है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। ये मेरी थीसिस का पार्ट है बेटा। सो निल्सन डायग्राम फॉर न्यूट्रॉन ऑर्बिटल्स नियर n = z = 50 शेल क्लोजर। तो इसकी जो निल्सन डायग्राम होती है वो ऐसे आती है। आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो न्यूक्लियस है वो कौन से लेवल में लाई कर रहा है। अब पहले तो आपको ऑर्बिट चेक करना पड़ता है। अगर स्फीयर स्फेरिकल है तो इसमें क्या रहेगा, आपका जो पार्टिकल है वो इस ऑर्बिटल में लाई करेगा। हर एक ऑर्बिटल में 2 न्यूक्लियन हो सकते हैं। अगर मेरे पास 7 न्यूक्लियन है तो पहले ऐसी फीलिंग होगी। तो अगर 7वां न्यूक्लियन किस स्टेट में बैठेगा 7/2 में बैठेगा। तो मेरी स्टेट कौन सी हो जाएगी
7/2। इसको आप चेक कर सकते हैं। ये 1G है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो पैरिटी आएगी उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आप ऐसे एनर्जी है जो सिंगल पार्टिकल एनर्जीज है, इसकी डेफॉर्मेशन दे रखी है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास एनर्जी लेवल आएंगे। ये देखिए 9/2 किधर जा रहा है, ये काफी ऊपर निकल गया। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप चेक कर सकते हैं। जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ेगी आपकी एनर्जी लेवल बाकी सबको क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी एनर्जी ज्यादा डिफॉर्मेशन ज्यादा है 0.3 हो गई, उसके केस में ये शायद काफी ऊपर निकल जाएगा, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी काफी बढ़ जाएगी 9/2 ऑर्बिटल की। तो आपको इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 74 क्रिप्टॉन जो है उसके उसमें यहाँ पे शेप दी गई हुई है, दी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, उसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव पैरिटी ऑर्बिटल, नेगेटिव पैरिटी ऑर्बिटल मैंने सारे आपको दिखा दिए हुए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द न्यूक्लियस कितना डिफॉर्म्ड है कितना नहीं है, आप उसके एनर्जी लेवल बना सकते हैं, या वाइस वर्सा। अगर आपके एनर्जी लेवल से पता है, आप पता कर सकते हैं वो कौन से ऑर्बिटल में बैठा है, पैरिटी कैसी आएगी या उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। तो ये सारे का सारा पार्ट आप जस्टिफाई कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका शेल क्लोजर है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ये 34 कहाँ से आ गया। 34 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर न्यूक्लियन यहाँ पे बैठा हुआ है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये गैप है, यहाँ से न्यूक्लियन को ऊपर जाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए एनर्जी चाहिए होगी। तो ये आपके शेल गैप हो जाएंगे, इसको डिफॉर्म्ड शेल गैप बोलते हैं बेटा। अगर आपकी एनर्जी यहाँ पे है तो यहाँ से ऊपर जाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको डिफॉल्ट मैजिक नंबर जिसको बोलते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास रिजल्ट आएंगे। जहां पे भी आपके पास गैप है, शेल गैप एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास डिफॉल्ट मैजिक नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। सो मेन अचीवमेंट क्या है बेटा? Nielsen model is correct in explaining the ground state spins and parities of a large number of nuclei, as well as stability its ability to be expanded into a model for rotation of heavier deformed odd mass nuclei। तो ये काफी ज्यादा जो डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस है उनकी स्पिन पैरिटी ऑफ ग्राउंड स्टेट एज वेल एज सम ऑफ द अदर प्रॉपर्टीज वो भी एक्सप्लेन कर पाता है। ठीक है बेटा, तो ये पार्ट आ जाता है बेटा रॉयल निगम में मैथमेटिक्स दी हुई है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास वहां पे एप्सिलॉन दे रखा है, यहाँ पे डेल्टा दे रखा है, तो फर्क कुछ नहीं है। आप जहां से जैसे आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे अगर डेल्टा के साथ लिखना है डेल्टा के साथ लिख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये आपके पास दे रखा है ओमेगा एक्स इनटू ओमेगा वाई इनटू ओमेगा जेड कांस्टेंट है, रोटेशनल फ्रीक्वेंसी दे रखी है, पैरामीटर दे रखे हैं, विच इज जस्ट ए मैथमेटिक। जो डिफॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियर डिफॉर्मेशन है, उसको बीटा पैरामीटर के साथ भी आप रिलेट कर सकते हैं, उसका रिलेशन भी दे रखा है यहाँ पे। जो हैमिल्टोनियन है, हैमिल्टोनियन के कॉरेस्पॉन्डिंग H इज इक्वल टू एच नॉट प्लस जो आपके डिफॉर्म्ड पार्ट है, जो एच नॉट है वो स्फेरिकल का पार्ट आ जाता है। इसके केस में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, कपलिंग ऑफ द पार्टिकल टू द एक्सिस ऑफ डिफॉर्मेशन। तो आपके पास डिफॉर्मेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं। सिंपल सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा, ज्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये वाला एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा दिया है। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, मैंने सारे का सारा पार्ट यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई चीज नहीं समझ लगती तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो टोटल हैमिल्टोनियन है बेटा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। ये आपकी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हो गई, ये उसकी करेक्शन फैक्टर हो गया, ये आपके पास डिफॉर्मेशन डिपेंडेंट पार्ट हो गया, ये आपका स्फेरिकल पार्ट हो गया। सारे के सारे पार्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स की टर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड्रुपल डिफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, क्वाड्रुपल डिफॉर्मेशन आप यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, मोनोपल डिफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है जी, तो जो एनर्जी लेवल आएंगे, एनर्जी लेवल भी एक्सप्लेन कर रखे हैं बेटा। एनर्जी लेवल क्वांटम ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, n+3 हाफ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसमें भी डिफॉर्मेशन आएगी बिकॉज डिफाउंड पोटेंशियल है, तो डिफाउंड एनर्जी लेवल्स भी आएंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड न्यूक्लियाई, तो ऑड न्यूक्लियाई को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकता है। आर अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ Nielsen मॉडल, एंड दिस मॉडल डिस्क्राइब्स द स्टेट्स ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन द पोटेंशियल फील्ड ऑफ द कोर। इट हैज बीन सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द हैवियर डिफॉर्म्ड न्यूक्लियाई। तो इसके साथ ही हमारा जो आज वाला लेक्चर है खत्म होता है बेटा।